नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी क्लास आपकी है, जिसमें हम सभी लोग आदिकाल को पढ़ेंगे। तो ये आदिकाल की दूसरी क्लास है, बाकी आपकी तो क्लास हो चुकी हैं। तो कल से हमने आदिकाल शुरू किया है, तो आदिकाल की आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन पर जो है डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। तो पीडीएफ जो लोग कहते थे, तो यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। आप लोग मैसेज करेंगे इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो इस पर आपको पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला प्रश्न देखिए, भविष्यत कहा किसकी रचना है? पूछा गया है भविष्यत कहा जो है ये किसकी रचना है। देखिए, इसको जो है भविष्य दत्त कथा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर दूसरा नाम लेकर के कोई प्रश्न बन जाए तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किसकी रचना है? तो दोस्तों देखिएगा, धनपाल की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। धनपाल की रचना है और अपभ्रंश काव्य है। कैसा काव्य है? तो अपभ्रंश काव्य है। और अपभ्रंश के जो है काफ़ी प्रसिद्ध कवि के रूप में धनपाल जाने जाते हैं। इनकी एक अन्य रचना है दोस्तों, तिलक मंजरी। कौन सी रचना है? तिलक मंजरी, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी रचना। देखिए, इसी तरह से एक मयंक मंजरी है, मयंक मंजरी, तो इससे मिलती जुलती है मयंक मंजरी, लेकिन ये किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की है। किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। देखिए, भविष्य तो जो कहा है रचना दोस्तों, इसका जो है प्रकाशन 10वीं शताब्दी में अनुमानित माना जाता है। ठीक है, अनुमानित 10वीं शताब्दी में है और 22 संधियों का काव्य है। कितनी संधियों का काव्य है? तो 22 जो है संधियों का ये काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हम सभी लोग देखिएगा, यहाँ पर बात करें दोस्तों राम सिंह की, तो पाहुड़ दोहा इनकी एक रचना है। पाहुड़ दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने लिखवाया है पाहुड़ दोहा। देखिए, देवसेन की बात करें तो श्रावकाचार है इनकी, श्रावकाचार। इसी तरह से पुष्प दंत की अगर बात करें, पुष्पदंत, तो इनकी रचना जो है महापुराण है। ये सभी प्रसिद्ध हैं जिनको मैंने लिखवाया है। ठीक है, महापुराण। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? बताइए, आदिकाल में जो है किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो देखिए, आदिकाल में जो साहित्य था दोस्तों, वो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजन वर्णन ही देखने को हमको मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आदिकाल में जो है जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आदिकाल के जो कवि थे वो राजाओं के यहाँ रहते थे, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हीं राजा का जो है उनकी वीरता का, युद्धों का, पराक्रम का वर्णन किया करते थे। तो इसीलिए आदिकाल का नाम जो है वीर गाथा काल भी रखा गया है। वीर गाथा काल किसने कहा है? तो दोस्तों शुक्ल ने कहा है। ठीक है, यही देखते हुए जो है शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आदिकाल के जो कवि हैं दोस्तों उनको चारण कवि कहा जाता है। चारण कवि किसे? तो आदिकाल के जो कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बताइए, मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के द्वारा जो है मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। इन्होंने मुकरियाँ के अलावा जो है पहेलियाँ भी लिखी हैं, पहेलियाँ भी इन्होंने जो है लिखी हैं। देखिए, इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसमें से 2 सूखने हैं, 2 सूखने, और गज़ल है, गज़ल है, और जो है खालिक बारी है, खालिक बारी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। तो मुकरी लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है दोस्तों वो अमीर खुसरो ने किया था। आगे देखिए, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि कौन है? बताइए, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि पूछा गया है, कौन है? तो जगनिक हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर सी जगनिक। इनकी रचना कौन सी है? तो परमाल रासों में इन्होंने जो है वर्णन किया है, परमाल रासो। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जो है 84 सिद्धों में से नहीं है? बताइए, 84 सिद्ध हैं तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। पूछा गया है दोस्तों, इसमें से कौन से जो है 84 सिद्धों में कौन नहीं है? तो सारंगधर बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारंगधर जो है नहीं है। ये देखिए, अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और
सिद्ध जो हैं इनकी उत्पत्ति जो है नाथों से ही हुई है, तो नाथों की संख्या 9 होती है। और इसमें से जो है महिला सिद्ध हैं, 3 महिला सिद्ध हैं। पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि 3 जो है महिला सिद्ध हैं, तो उनके क्या क्या नाम हैं देख लीजिएगा। महिला सिद्ध हैं जो कनक लता एक है मणिभद्रा, तीसरी हैं लक्ष्मी खरा। ये लिख लीजिएगा आप सभी लोग, मैंने बोला है। देखिए प्रथम सिद्ध कवि जो है कौन है, तो सरहपा है। प्रथम सिद्ध कवि सरहपा, सरहपा, ठीक है। ये प्रथम सिद्ध कवि हैं। और अंतिम की बात करें तो अंतिम कौन है दोस्तों, तो अंतिम जो है मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो है अंतिम है। और सिद्धों का प्रमुख केंद्र, देखिए सिद्धों का प्रमुख केंद्र क्या है, श्री पर्वत है। श्री पर्वत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने नोट करवाई है, ठीक है। 3 महिला सिद्ध हैं, इनका भी नाम मैंने बोला है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 10वीं और 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने जो है आदिकाल के अंतर्गत रखा है, बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं और 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो है आदिकाल का नाम दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही उत्तर जो है हो जाएगा। देखिए जो आदिकाल है दोस्तों, आदिकाल का नामकरण भी इन्होंने किया था। आदिकाल ये किसने नाम रखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का उद्देश्य क्या है, बताइए। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ तथा मुकरियाँ हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना की भाषा जो है सुमेलित नहीं है, बताइए। विद्यापति की इसमें रचनाएं हैं, उनकी आगे जो है भाषा दी गई है, तो कौन सी भाषा सही नहीं है, यानी कि गलत जो है वो हमको देखना है। देखिए लिखनावली संस्कृत है, बिल्कुल सही है। कीर्ति लता जो है अवहट्ठ है। इसी तरह से पदावली जो है मैथिली भाषा में है। गोरक्ष विजय की बात करें तो यह अपभ्रंश भाषा की नहीं है। देखिए दोस्तों ये संस्कृत की है, कैसी है, तो ये जो है संस्कृत की है, तब सही होगा, ठीक है। देखिए गोरक्ष विजय में जो है संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा का प्रयोग भी हुआ है, प्राकृत और मैथिली, तो मिश्रित भाषा का इसमें जो है प्रयोग हुआ है, मिश्रित भाषा, ठीक है, मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए इसका जो संवाद है वो संस्कृत में मिलेगा, संवाद जो है ये संस्कृत में मिलेगा, और गीत जो है प्राकृत और मैथिली में इसके गीत मिलेंगे देखने को। आगे देखते हैं, ये क्या है, तो एक एकांकी नाटक है, और इसमें जो है इसके आधार पर मिश्र बंधुओं ने इनको जो है विद्यापति को हिंदी का पहला नाटककार भी कहा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, हर एक चीज़ को नोट नहीं कराएंगे, मुँह से बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आगे देखिए, राउरबेल की भाषा को अपभ्रंश कहने वाले आलोचक कौन है। राउरबेल की भाषा को जो है अपभ्रंश कहने वाले आलोचक, प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए हिंदी भाषा की नक्सिक परंपरा का जो आरंभिक ग्रंथ है दोस्तों, वो जो है राउरबेल माना जाता है, और ये रोडा कवि का है। किसका है, रोडा कवि का है, ये रोडा कवि का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो भाग हैं दोस्तों 6 भाग हैं, ठीक है, 6 भाग हैं इसके। और इसमें जो भाषा प्रयोग हुई हैं वो 7 भाषा प्रयोग हुई हैं। और जो मुख्य भाषा है दोस्तों, मुख्य भाषा वो राजस्थानी भाषा है। कौन सी है, राजस्थानी भाषा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बसंत विलास में पदों की संख्या कितनी है, बताइए। बसंत विलास में जो है पदों की संख्या पूछी गई है, आपको बताना है, प्रश्न नंबर 10। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो दोस्तों 84 है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, 84 है। और बसंत विलास इसके रचनाकार अगर पूछा जाए तो अज्ञात है, इसके रचनाकार का पता नहीं है, ठीक है, अज्ञात हैं इसके रचनाकार। देखिए सबसे पहले 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से इसका प्रकाशन हुआ था। 1952 में किस ग्रंथ से, तो हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ, ठीक है, इससे इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, तो ये एक लौकिक काव्य ग्रंथ है। कैसा है, तो लौकिक काव्य ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को प्रथम बार जो है कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये कथन किस विद्वान का है बताइए। ये कथन जो है किस विद्वान का है, प्रश्न नंबर 11। सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका है 1938 का, तो इसी में जो है इन्होंने ये बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राम कुमार वर्मा ने जो है जो खुसरो हैं इनको जो है हिंदी का पहला कवि भी माना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिएगा प्रश्न, अमीर खुसरो की कविताओं का संग्रह जो है खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित करवाया। किसने जो है प्रकाशित करवाया है, अमीर खुसरो की जो कविताओं का संग्रह है खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने प्रकाशित करवाया बताइए। प्रश्न नंबर 12। ये प्रश्न आपके लगभग जो है हर जगह नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आप सभी को जो है बिना सर्च किए हुए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लास मिल पाए। चलिए, अमीर खुसरो की कविताओं का संग्रह खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने प्रकाशित करवाया आपको बताना है। तो ब्रज रत्न दास, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने, तो ब्रज रत्न दास ने जो है प्रकाशित करवाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो की खालिक बारी में कौन सी भाषाओं का शब्दकोश है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। अमीर खुसरो की खालिक बारी में जो है कौन सी भाषाओं का शब्दकोश है। तो अरबी, फारसी और हिंदी का जो है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 कह सकते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इन्होंने जो है खालिक बारी के माध्यम से खुसरो ने 3 भाषा जो हैं जिनको त्रिवेणी कहा गया है उनका जन्म दिया है। ये किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने ये कहा है। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, अमीर खुसरो ने खालिक बारी के माध्यम से जो है त्रिवेणी का जो है जन्म दिया है। तो त्रिवेणी, इन तीनों भाषाओं को उन्होंने जो है नामकरण किया है, त्रिवेणी को जन्म दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है बताइए। विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि को कड़वक शैली का प्रयोग जो है हुआ है। निम्नलिखित में से किस रचना में जो है कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है बताइए। तो कड़वक शैली जम्बू स्वामी चरियू में, या फिर पौम चरियू में, पाहुड़ दोहा, या फिर महापुराण। देखिए पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है। किसकी है, राम सिंह की रचना है, और इसी में जो है कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। देखिए कड़वक शैली क्या होती है, तो छंदों की जो निश्चित संख्या के बाद छंद बदलने की शैली है उसको जो है कड़वक शैली का नाम दिया गया। जैसे कि इस शैली में जो 5 या 7 चौपाई के बाद में एक दोहा लिखा जाता है, तो यही शैली आपकी जो है कड़वक शैली है, जो कि पाहुड़ दोहा में जो है प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे बताइए। रासो ग्रंथ जो है ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। डिंगल पिंगल क्या होता है, देखिए पिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनती है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा। इसी तरह से जो डिंगल भाषा है दोस्तों, ये जो है अपभ्रंश और राजस्थानी। चलिए आगे देखते हैं। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ बताइए। किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है, तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण जो है वर्णन, ये तो सही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी सही है। कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन, ये नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, ये भी जो है हुआ है। तो कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन नहीं है, भक्ति काल की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है बताइए। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है, प्रश्न नंबर 18। तो शालिभद्र सूरी हो जाएगा। शालिभद्र सूरी बिल्कुल सही उत्तर आपका है।
देखिए 1350 ईस्वी में, कब? तो 1350 ईस्वी में इसकी रचना हुई है और हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है ये, नोट करिएगा आप सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रास ग्रंथ है। और गणपति चंद्रगुप्त ने इसको जो है हिंदी का पहला कवि इनको जो है माना है। किसको? शालिभद्र सूर्य को गणपति ने माना है, गणपति ने पहला कवि हिंदी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है बताइए। नाथ पंथ के प्रणेता की बात करें तो गोरखनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गोरखनाथ को जो है नाथ पंथ का प्रणेता या फिर आरंभकर्ता माना जाता है। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य का जो है स्वयं शिव माना जाता है। गुरु आदिनाथ को जो है नाथ साहित्य का स्वयं शिव माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वयं शिव। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहपा जो है ये सिद्ध साहित्य के पहले कवि के रूप में जो है जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं बताइए। पुष्पदंत जो है ये किस शताब्दी के कवि हैं? तो 972 ईस्वी के कवि हैं, 972 लगभग में, ठीक है ना, 972। तो क्या हो जाएगा? 10वीं शताब्दी, यानी 10वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, 10वीं शताब्दी। इनको जो है हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। हिंदी का भवभूति, इनको क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है बताइए। प्रश्न नंबर 22। तो चंद्रधर शर्मा ने इनको जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है बताइए। आदिकालीन साहित्य में जो है वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताना है आपको। प्रश्न नंबर 23। देखिए डिंगल भाषा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, डिंगल भाषा। डिंगल में क्या होता है? अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश और राजस्थानी, तो यही भाषा जो है प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न देखिए, किन रचनाकारों की भाषा को जो है संधा भाषा कहा जाता है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है बताइए। प्रश्न नंबर 24। तो बौद्ध और सिद्ध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध और सिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए बौद्ध और सिद्ध की जो भाषा है दोस्तों उसको संधा भाषा कहा गया है। तो ये जो भाषा है ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना गया है बताइए। आदिकाल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को जो है अन्य दूसरा जो नाम है वो वीर गाथा काल इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, तो अलग अलग जो कवि हैं उन्होंने आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ठ भाषा में रचना की है? आदिकाल में किस कवि ने जो है अवहट्ठ भाषा में रचना की है? प्रश्न नंबर 26 बताइए। तो अब्दुल रहमान सही उत्तर आपका हो जाएगा, अब्दुल रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संदेश रासक इनका एक है रचना, संदेश रासक, संदेश रासक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो है संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ माना जाता है जिसमें अवहट्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है बताइए। पुरुष परीक्षा जो है ये किस कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 27। तो विद्यापति की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। संस्कृत भाषा की है, कैसी भाषा? तो संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न देखिए, खालिक बारी किसकी रचना है बताइए। खालिक बारी जो है ये अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों, अमीर खुसरो, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो, खालिक बारी। अगला प्रश्न देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से किसने मानी है? देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो रासो जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। और अगर पूछा जाए राजसूय, राजसूय से किसने मानी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहा जाए दोस्तों राजयस से, राजयस
राजेश से किसने मानी है? तो क्या हो जाएगा? तो हरप्रसाद हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद। देखिए यहाँ पर रासक अगर पूछा जाए, रासक से किसने मानी है? रासक, रासक से, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी। इसी तरह से देखिए रास, रास से अगर पूछ लिया जाए, ये रासो जो शब्द है इसकी उत्पत्ति है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से जो है मानी गई है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे, ठीक है। तो नंद दुलारे ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रास से मानी है, नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है, हरप्रसाद ने राजयस से मानी है, और गारसा दत्तासी ने राजसूय से जो है इसकी उत्पत्ति मानी है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद है, बताइए अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो ये हमारी जो इस क्लास है इसका आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है, और आप सभी लोग ये क्लास देखे होंगे तो अपना स्कोर जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं किसका कितना स्कोर अच्छा आ रहा है। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।